हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ पी ब्लॉक। जो हम पी ब्लॉक आपको कंटिन्यू कर रहे थे उसका क्वेश्चंस के। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें से चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। चार ऑप्शन है आपके पास, ClO4 माइनस, ClO3 पर एक माइनस, ClO2 पर एक माइनस और ClO पे एक माइनस। यस, आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक टाइमर तकरीबन रखिए कि 30 सेकंड में, विद इन 30 सेकंड ये सब बन जाए क्वेश्चन। पॉज करके ही आप लोग अपना काम करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अपना समय ले करके अपना काम करेंगे आप लोग। चलिए मैं आता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन पे। देखिए इसका आंसर है आपका ClO4 माइनस। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, जब कोई एसिड प्रोटॉन लूज़ करता है तो जो पार्ट बचता है दैट इज़ कॉल्ड कंजुगेट बेस। सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि जब किसी एसिड में से हम H प्लस यानी प्रोटॉन निकाल देते हैं तो जो हिस्सा बचता है उसको क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार कंजुगेट बस बना जिसका ये चार एसिड था। ठीक है, अब गौर से देखो, जब इस चारों कंजुगेट बेस को अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें से ये जो ClO4 माइनस है ये मोस्ट स्टेबल कंजुगेट बेस है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ कैनोनिकल इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कहोगे क्यों? यहाँ पे देखो कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, मतलब ये माइनस एक बार यहाँ है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यानी कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे, चार। और जितना ज़्यादा आपका इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और मोर स्टेबल कंजुगेटेड बेस जो भी एसिड देता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट था, याद रखिए। क्वेश्चंस आपके शायद एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग वीडियो से थोड़ा सा भी अगर सीखते हैं तो काइंडली एक लाइक ज़रूर कीजिए, वो वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिले, हमें भी अप्रिसिएशन मिले। देखिए ज्ञान बांटने वालों की अभी फेसबुक इस पे यूट्यूब पे कमी नहीं है, बट काइंडली आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एक थोड़ा सा एक होता है ना, अपना इम्प्रेशन छोड़िए उस वीडियो पे ताकि हमें भी लगे कि हाँ देयर आर समथिंग दोज हु आर रिएक्टिंग, तो थोड़ा सा हमें भी अप्रिसिएशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा है विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्वेश्चन बड़ा लंबा था, हमने उसको शॉर्ट में कर दिया है क्योंकि वहाँ जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा इतना शॉर्ट में नहीं मिलेगा, हमने उसको शॉर्ट कर दिया है। आपसे पूछा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ओके, तो आप एक काम करो, फिर से वही वीडियो पॉज करो और डिसाइड करो विद इन 30 सेकेंड। ओके, मैं प्रोसीड करता हूँ, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो होता क्या है कि ये क्वेश्चन में इतना कन्फ्यूज़न होता है, आप इतना बार पढ़ चुके हो, इतना बार पढ़ चुके हो, लोग F माइनस मार देता है, बट ये आंसर नहीं। F माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट है। मेरा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेगा इन चारों में, तो ये है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कहोगे कैसे? तो याद करो, जो हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ट्रिक अगर नहीं है आपको पता तो आप नीचे में जा कर के हमारे उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो उस पर से जब नीचे आते हैं तो शायद वो अगर ट्रिक आपको याद हो तो याद कीजिए, लेट प्रोफेसर BCS याद आया, मैजेंटल। उसके बाद हमने क्या सिखाया था, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड था, और इसके बाद था यहाँ फ्लोरीन, इसके बीच में था क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ आयोडीन। ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि इसका क्या होगा, रिडक्शन। तो ये जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस चारों में ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आयोडीन मेरा कहलाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो इसलिए कन्फ्यूज़न है, आप इतना बार पढ़ते हो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो 10 बार जब कम से कम आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। बट यही है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ो, यहाँ पूछा आपसे रिड्यूसिंग एजेंट, तो लोग एकदम आँख मूंद के इसको मार देते हैं। बट यही सब कहते हैं ना, लॉलीपॉप ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलती करवाता है, वही है ये चीज़। आपको क्वेश्चंस ये ऐसे हैं, बहुत आसान है बट आपको गलती कराएंगे सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
पूछा है आपसे विच साल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर आयोडाइज साल्ट, कौन सा साल्ट हम यूज़ करते हैं आयोडाइज साल्ट बनाने के लिए। यस, यहाँ पे 4 तरह का साल्ट दिया हुआ और यहाँ पे कम्बिनेशन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को टफ करने का यही सब तरीका होता है, कम्बिनेशन में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए और जल्दी बताइए, वीडियो पॉज कर लीजिए, बताइए। ओके, चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ आगे। देखो याद रखना कि जब भी जो मिनरल साल्ट होते हैं, मिनरल्स जो आपके कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, सी से, तो उसमें जनरली आप ऐसे भी पकड़ने की कोशिश करोगे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये जो इसके जो मेटल है, जैसे पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इस मेटल के साल्ट, इसका मेटल का साल्ट मिनरल के फॉर्म में रहता है। वहीं से जब आयोडाइजेशन होता है तो इसी साल्ट का आयोडाइड लेते हैं। तो गौर से देखो तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन सा है, पोटासियम आयोडेट है, पोटासियम आयोडाइड है, तो यही होगा, ए और बी आपका पहला आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते। पूछता है विच कैन टू ग्लास इचिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ग्लास इचिंग या इचिंग ऑफ ग्लास। यस, जल्दी देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी में 2 तरह का स्टेटमेंट है। 10 सेकंड लीजिए, पहले बनाइए उसके बाद बताता हूँ आंसर। चलिए, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको याद रहना चाहिए। इसके आंसर हैं HF। कहोगे कैसे, चलो अब आगे कुछ स्टेटमेंट है जो हम एक क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप गौर से देखना। जैसे ईचिंग ऑफ ग्लास, ये होता क्या है। देखो ईचिंग मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पता नहीं लोग दिमाग में क्या सोचने लगता है। तो ईचिंग ऑफ ग्लास का मतलब होता है कुछ, जैसे ग्लास पे देखते हो कहीं नाम लिखा हुआ रहता है, किसी दीवार वगैरह, कहीं मान लो कि ग्लास लगा हो, उस पर आर्ट बना हुआ रहता है, जैसे फूल वगैरह बना, तो वही जो आर्ट बनाया जाता है, क्रिएटिंग आर्ट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास, दिस इज़ कॉल्ड ईचिंग ऑफ ग्लास। और इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ जो यूज़ करते हैं वो एसिड, HF एसिड यूज़ करते हैं। और भी तरीका है, जैसे कॉस्टिक एब्रेसिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं, बट एब्रेसिव सब्सटेंस में यही एसिड ही कहा जाता है, कौन, HF। तो ये आपका इचिंग ऑफ ग्लास मतलब क्या है, क्रिएटिंग आर्ट। यही सेम होता है इचिंग ऑफ मेटल, इचिंग ऑफ मेटल वही चीज़ है, क्रिएटिंग आर्ट ऑन मेटल। जैसे किसी मेटल के सरफेस पे देखते नहीं हो, किसी का नाम लिखा रहता है, नेम प्लेट वगैरह पे मेटल सरफेस पे नाम लिखा रहता है, तो वो किसके थ्रू, HNO थ्रू को। तो यहाँ पे देखो, इचिंग ऑफ मेटल बाय HNO3 और इचिंग ऑफ ग्लास बाय HF, ये आप कम से कम इन दोनों को याद रखिए, ग्लास का इचिंग HF और मेटल का इचिंग HNO3। क्लियर है। अब HNO3 एक और काम आता है, पिकलिंग, पिकलिंग, ये टर्म आपको भाई एनसीईआरटी में मेंशन, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग क्या है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को हटा देना, दिस इज कॉल्ड पिकलिंग। और इचिंग क्या है, क्रिएटिंग आर्ट। मेटल पे इचिंग HNO3, ग्लास का इचिंग HF। क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि सर इक्विलिब्रियम डिस्कस कर दीजिए। श्योर, मैं इक्विलिब्रियम डिस्कस करूँगा, और इसी बीच में मैं वो NTA अभ्यास पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो मैं उसे अच्छे से डिस्कस करके डालूंगा। अभी तक मैंने भी यूट्यूब पे देखा है एक आध लोगों का, बट वो मुझे अब मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं लगे, जैसे तैसे लोग बना के। देखो, डिस्कस करने का मतलब होता है उससे कोरिलेटेड पॉइंट को बता दिया जाए, ताकि उसके दाएं बाएं भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो दैट वो आपको कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाए। चलिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के साथ हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम मेहनत करने का, तो आप लोग भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन हमें दिखाइए। अगर आप खोलते हैं वीडियो को, आपको थोड़ा सा भी लगता है, जो आपको लगे लाइक करना लाइक कीजिए, डिसलाइक करना डिसलाइक कीजिए, कोई कमेंट सेक्शन में जाइए, कुछ मेंशन कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमें पता है कि खैर आपको डिसलाइक तो नहीं ही लगेगा, कुछ भी अगर आपको सीखने को मिलता है तो अप्रिसिएशन दीजिए। इससे टीचर का मोरल बूस्ट होता है, मोरल किसी का भी बूस्ट हो, दैट इज़ एनफ कोई भी काम करने के लिए। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, HClO। इसका कहता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बात याद रखना, HClO में अगर आप चेक करोगे, HClO में तो यहाँ -2 है ऑक्सीजन पे, यहाँ +1 है, तो क्लोरीन का भी कितना हो गया, +1।
तो डिस्प्रोपोर्शनेशन किसको कहते हैं? या तो ये एक बार ऑक्सीडेशन में जाएगा और एक बार कहाँ जाएगा? रिडक्शन। तो आपको सोचना है, ऑक्सीडेशन में जाएगा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +7 या +5, ठीक है, +7 या +5, और मिनिमम में जाएगा तो कहाँ जाएगा? -1। चेक करके बताओ, -1, सॉरी -1 आप देखोगे तो इसमें आपको नज़र आया यहाँ पे, और +5 या +7 देखोगे तो +7 यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र, यानी कि दोनों हमको आंसर यहाँ दिखाई दिया, तो ये इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? चलो देखो एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन देखोगे तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है, HClO चार्ज +1 से +5 में जा रहा है, HClO3 चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, ये +1 से -1 में जा रहा है, क्या हुआ? रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दोनों में गया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, उस क्वेश्चन में आपको समय नहीं दिया, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा यहाँ, बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा है। बॉन्ड एंगल इन ये 4 स्पीसीज दे रखा है, इसे ठीक कर लेंगे। बॉन्ड एंगल, यस, ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए। 10 सेकंड का वही कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए। देखिए ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आपके बॉन्डिंग क्लियर रहने चाहिए और वेस्पर थ्योरी क्लियर रहना चाहिए। बॉन्डिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और एमओटी, यहाँ से क्वेश्चन रहना ही रहना है, चाहे आप नीट की बात करो या जेई की बात करो, इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए मैं इसके आंसर पे प्रोसीड करता हूँ। देखो इसका एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सप्लेनेशन को देखोगे गौर से, देखो H2S H2O जैसा है, तो H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 105 डिग्री के आसपास, 104.5। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे सल्फ़र का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम है, तो यहाँ बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा कम होता है। तो कितना है? 92। NH3 पिरामिडल शेप में 107 डिग्री के आसपास, SiH4 109 डिग्री 28 मिनट, और BF3 ये यहाँ तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो 120। तो बोलो सबसे ज़्यादा किसका? BF3 का, तब SiH4 का, तब NH3 का, सबसे कम H2S का। तो ये सब चीज़ फंडामेंटल कंसेप्ट पे है जो आपको दिमाग में रहने चाहिए। कहाँ से? वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है Which of the following pair consist of only paramagnetic species? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। वीडियो को पॉज कीजिए और विद इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। हम आपको पीछे एक वीडियो बना चुके हैं इस पे, एमओटी पे, जहाँ पे ऑक्सीजन के विषय में बता रखे हैं। यस, चलिए हम प्रोसीड करते हैं आपको इसके आंसर पे। एक बात बताओ, O2 मेरा कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, जिस पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन O2 पर अगर 1 माइनस आ जाए, अभी भी ये 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ऐसे ही O2 पे जब 2 माइनस आएंगे तब ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, क्योंकि अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो गौर से देखो, O2 भी पारा होगा, O2 प्लस भी पारा होगा। गौर से देखो, यहाँ पे जो दूसरा स्पीसीज है, यहाँ पहला वाला में चेक करो, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 15। तो 15 है, ऑड नंबर है, देखो गौर से ऑड नंबर है, तो जहाँ जहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है तो ऑड है, तो ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह से थोड़ा सोचना सीखो। देखो जहाँ कोई भी एक्सेप्शन ना हो वहाँ आप कैसे चेक करोगे? जैसे यहाँ देखो CO में देखना, कार्बन का कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर, यानी वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8, तो 8 और 6 कितना हुआ? 14। कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये पेयर्ड स्टेट में होगा, यानी कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। NO का चेक करो, NO को मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया? 15। कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ 15 ऑड फॉर्म में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो पेयर्ड नहीं होगा, तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। देखो O2 एक्सेप्शनल नहीं है, मतलब MOT के बेसिस पे यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एंटी बॉन्डिंग जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो जब सेम एनर्जी वाले आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरता है, तो इसीलिए वहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो वो MOT के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन है।
तो वो अलग चीज़ है। तो केवल ऑक्सीजन के केस में और ऑक्सीजन रिलेटेड स्पीसीज़ के केस में वो एक्सेप्शनल शो करता है। बाकी सब में आप इस तरह से सोचो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मांगा है। ये 4 ऑप्शन दिया हो, O2, H2O2 और O3। यस, डू इट क्विकली। 10 वीडियो पॉज कीजिए, 10 से 20 सेकंड का टाइम लीजिए और जल्दी। देखो, इसका आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार 4th नंबर, ये होना चाहिए। देखो कैसे, देखो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड का कंसेप्ट आता है वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लेंथ घटने लगता है। सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में O2 में डबल बॉन्ड है। O3 में देखोगे तो, और से देखो ये चूँकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पाई और ये माइनस कहाँ चला गया, रेजोनेंस में। तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये इस तरह से पोलराइज करेगा। अब गौर से देखो, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ क्या हो गया, पाई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस मॉलिक्यूल में, इस O3 में, यहाँ पे पाई पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, डीलोकलाइज। तो यहाँ कैसा हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और जबकि H2O2 में ये ओपन बुक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, गौर से देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल, यहाँ पार्शियल डबल, यहाँ डबल। बोलो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ सिंगल का, तब पार्शियल डबल का, और तब किसका, डबल बॉन्ड का। क्लियर है कंसेप्ट? तो हो गया मेरा, है ना, मिल गया। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका, H2O2 का, सिंगल बॉन्ड होने का, तब O3 का पार्शियल डबल, तब O2 का, चूँकि डबल बॉन्ड है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए नेक्स्ट। तो कहता है कि एंगुलर शेप ऑफ O3 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कितना सिग्मा और कितना पाई होगा। अभी अभी जस्ट हमने आपको पीछे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था, जल्दी बताओ। वीडियो पॉज करो 10 सेकंड। पिछला वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन को स्ट्रक्चर देखा था। यस, मैं बताता हूँ। इसमें मेरे अनुसार अगर कहोगे तो यहाँ पे 2 सिग्मा है और 1 पाई है। 2 सिग्मा है और 1 पाई है। देखो कैसे, जब इसके स्ट्रक्चर को आप चेक करोगे तो हमने आपको जस्ट बताया था ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाए रहता है तो एक का लोन पेयर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस कैसे दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, जिस पे दिया वहाँ माइनस और जिस जो दिया वहाँ प्लस। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 1 पाई, कितना हो गया, 2 सिग्मा और 1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ मोस्ट इजीली लिक्विफेबल रेयर गैस। सबसे ईजिली लिक्विफेबल रेयर गैस मतलब इनर्ट गैस, जो रेयर गैस हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, उसमें सबसे आसानी से लिक्विफिकेशन किसका होगा। यस, 10 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी बताइए। चलिए मैं प्रोसीड करता हूँ। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे अनुसार, यहाँ पे जेनॉन रेडॉन जेनॉन होना चाहिए आंसर। देखिएगा कैसे होता क्या है कि जब हम ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आते हैं तो मोलर मास बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और जिसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका लिक्विफिकेशन आसान होगा, ये इजीली लिक्विफाइड हो जाएगा। ऐसे एक और से देखो, इसमें एक हमने स्टार मार करके हीलियम को लिया है। हीलियम याद रखिएगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, कि ये रेयरली लिक्विफेबल होता है, मतलब इसका लिक्विफिकेशन आसान नहीं है। लिक्विफाई करने के लिए गौर से देखो, हमको 4 केल्विन मतलब कितना, -270 डिग्री सेल्सियस पे जाना होगा, इसलिए इसका आसानी से लिक्विफिकेशन संभव नहीं है। किसका, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, रिएक्शन विथ HNO3 विथ आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस एंड कार्बन गिव्स क्या क्या बनाता है। फिर वही 10 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए और जल्दी। ये आप थ्योरी में पढ़ चुके हैं। चलिए हम आपको डील करते हैं। देखिए होता क्या है, जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, जब आयोडीन से रिएक्ट कराओगे तो ये इसको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +5 में या +7 में, ये +5 में ही रहना चाहता है चूँकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण।
तो +5 वाला एसिड, +5 वाला एसिड बनाएगा इसको ऑक्सीडाइज। तो HiO3 ये भी है, ये भी है। तो जैसे ये भी यहाँ भी आंसर दिख रहा है, दूसरा में भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। चलो चेक करते हैं। सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जगह दिख रहा है। फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड यहाँ ये आ गया फॉस्फोरस एसिड, ये नहीं होगा। और कार्बन का मैक्सिमम +4 में यानी CO2, इसका भी एक्चुअल में एसिड बनता है, दोनों रहता है, CO2 और पानी दोनों रहता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको इसी फॉर्म में दिखता है। तो चूंकि दोनों का कम्बिनेशन करोगे तो H2CO3 बनेगा, लेकिन वहाँ CO2 के फॉर्म में ही छोड़ा हुआ है। तो आप लोग के स्टैंडर्ड में बस इतना समझिए, कार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कहाँ चला जाएगा, CO2। ठीक है, तो ये आपका आंसर मेरा दिख रहा है क्लियरली। इसको देख लो, एक्सप्लेनेशन शायद क्लियर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कहता है वाइट फास्फोरस विथ एक्वस NaOH gives PH3 another phosphorus compound. The reaction type कौन सा है? The oxidation state of phosphorus in phosphine and other product are respectively. पहले पूछा कि जो ये फास्फोरस का रिएक्शन है NaOH के साथ, ये कौन सा रिएक्शन है। उसके बाद पूछा इस पर जो फॉस्फीन बनता है उस फॉस्फीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यस, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं कितना बार इस क्वेश्चन को किस किस फॉर्मेट में पूछा है। यस, जल्दी बताइए। ये हमने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है। देखिए इसका आंसर है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और फॉस्फीन में -3 होता है। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये भी है, ये भी है, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ +1 होता है, वो एक्चुअली में मेटाफॉस्फेट बनता है। गौर से देखोगे यहाँ एक्सप्लेनेशन, यहाँ देखो ये जो P4 है NaOH से रिएक्ट किया, PH3 में गया -3, तो चार्ज का घटना, रिडक्शन। फिर ये 0 से यहाँ +1 में जाता है, ये हमने आपको याद करा रखा है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन, किस रिएक्शन से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर वही 10 सेकंड लीजिए, पॉज कीजिए और जल्दी बताइए। चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो मेरा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl का होल ट्वाइस, CaOCl का होल ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। लेकिन जब आप इसका कंपोजिशन अगर पूछते तो केवल इसको नहीं लिखिएगा, इसके साथ साथ देखिए क्या है, इसके साथ साथ CaCl2 है, वाटर है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों को मिला के ये 3 और ये 3 मिला करके ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। फिर से बोलिएगा, कंपोजिशन में क्या हुआ, CaOCl का होल ट्वाइस, फिर ये आ गया, फिर CaCl2 ये दूसरा आ गया, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाला आ गया, और कितना, ये वाला H2O कितना, 2H2O, ये रखिएगा दिमाग में, ठीक है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो आपके NCERT में मेंशन है, तो इसको लिख के याद कीजिए। ओके, तो यही था आपका P ब्लॉक से जो कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस हमने आपको डाले हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ वो जो NTA अभ्यास जो आ रहा है वो मैं आपको डालूंगा, अब सारा का सारा क्वेश्चन, सारा सेट जितना भी आएगा मैं सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोग को। तो काइंडली हमें भी अप्रिसिएशन चाहिए, बहुत डिप्रेशन हो जाता है कभी कभी इस कोरोना काल में, ठीक है। कुछ का काम करने का मन नहीं करता है, बहुत तरह का दिमाग में चलता है। तो आप लोग से भी कम एक रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, डिसलाइक ही कीजिए, लाइक भी दीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, लगे कि हम कुछ कर रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें भी अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।